तीन गंवार देवरानी से दो मॉडर्न जेठानी परेशान। पंडित जी, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल हमारी तरह मॉडर्न और इंटेलिजेंट हो। हाँ पंडित जी, आखिर हमारे तीन देवरों की शादी एक साथ होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसी लड़कियां इस घर में आए ताकि इस घर में हम सभी मिलजुल कर रहें। मनिका और पारुल दोनों ही अपनी पसंद पंडित को बता रही थी कि तभी उनकी सास वहां पर आ जाती है और कहती है, पिछली बार तुम्हारे पिताजी ने अपनी पसंद की लड़कियां ढूंढी थी, यानी कि तुम दोनों को तुम्हारे पिताजी ने ही पसंद किया था। वैसे तो तुम दोनों अच्छे हो, लेकिन मेरी एक तमन्ना है कि मैं अपने तीनों बेटों की शादी गांव की लड़कियों से करूं। ये आप कैसी बातें कर रही हो सासू माँ जी? अरे अगर इस घर में गंवारों को लेकर आओगे तो कैसे चलेगा? हाँ सासू माँ जी, मैं नहीं चाहती कि हम पांचों अलग अलग रहें। अगर इस घर में बहू आएंगी तो मॉडर्न ही आएंगी। शादी मेरे तीनों छोटे बेटों की है तो लड़कियां भी मैं ही पसंद करूंगी, इससे तुम दोनों कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं आनंद जी से परमिशन लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे जैसी लड़कियां पसंद होगी उन्हीं से मेरे तीनों बेटों की शादी होगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपना काम करो। दुर्गेश्वरी अपनी दोनों मॉडर्न बहू पारुल और मनिका को वहां से भेज देती है, जिसके बाद वो पंडित को अपनी पसंद की लड़कियां बताने लगती है। पंडित उसे कई सारी गांव की लड़कियों की फोटो दिखाता है, जिनमें से दुर्गेश्वरी को तीन लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आहा, क्या बात है! यही तो वो लड़कियां हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी पंडित जी। जितनी जल्दी हो सके इन तीनों लड़कियों से मेरे बेटों की शादी करवा दीजिए। इधर दुर्गेश्वरी पंडित को लड़कियों का रिश्ता पक्का करने के लिए कह देती है। उधर रसोई में पारुल और मनिका दोनों ही गुस्से से आपस में बातें कर रही होती हैं। पता नहीं माँ जी को हम मॉडर्न बहुओं से क्या दिक्कत है। अरे शहर में अगर गांव की बहू आएंगी तो उसका चाल चलन, उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर पता नहीं कैसा होगा और वो हम सबके साथ घुल मिल पाएगी भी या नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही इस घर की तीन बहुएं आएंगी और वो भी गांव की गंवार, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर जेठानियों का फर्ज अदा करते करते उनकी हालत बुरी कर दे और उन्हें इस घर से दफा कर दे, ताकि माँ जी को एक अच्छा सबक मिले। सही कहा तुमने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और दुर्गेश्वरी अपनी तीनों बेटों की शादी करके अपनी तीनों गांव की बहुओं को अपने घर ले आती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। अब अंदर आकर थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में बाद में शुरू करेंगे। दुर्गेश्वरी के कहने पर राधिका, अरोमा, मनीषा तीनों जाकर जमीन पर बैठ जाती हैं। उन्हें जमीन पर बैठा हुआ देख पारुल और मनिका जोर जोर से हंसने लगती हैं। हे भगवान, इतने महंगे महंगे तोहफे, कुर्सी टेबल होने के बाद भी इन गांव की गंवारों को जमीन ही नजर आई। इन तीनों के घर वालों ने तो हमारे महंगे सोफों को भी फेल कर दिया। वैसे इनकी जगह वहीं जमीन पर बैठने की है। ये सब सुनने के बाद दुर्गेश्वरी को गुस्सा आता है और वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, क्या तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है? एक तो उन्हें इस घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और तुम हो कि उन तीनों का मजाक उड़ा रही हो। दुर्गेश्वरी के कहने पर पारुल और मोनिका की हंसी बंद हो जाती है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपनी तीनों गांव की बहुओं से कहती है, चलो चलो यहाँ से उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ, वहाँ जाकर आराम कर लेना। दुर्गेश्वरी एक एक करके अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद राधिका, अरोमा दोनों मनीषा के कमरे में आ जाती हैं और तीनों आपस में बातें करने लगती हैं। ये तो यकीन ही नहीं होता कि हम इतने बड़े घर में शादी करके आए हैं। कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? तुम सपने की बात कर रही हो? मैं तो इन ऊंची दीवारों को देखकर ही बौखलाती जा रही हूँ। अरे भाई साहब, मेरा तो सर ही चकरा रहा है इतने बड़े घर को देखकर। इस घर की साफ सफाई कैसे होती होगी? मैंने सुना है कि हमारी सास ने घर में कई सारी नौकरानी रखी हुई है हर एक काम के लिए, इसलिए हमें इस घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हमें अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद राधिका और अरोमा दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद यूं तो आराम से वो सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद वो पूरा 16 श्रृंगार कर लेती हैं और पैरों में भारी भारी मोटी मोटी बजने वाली पायल पहन लेती हैं। इसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठता है। इतने सारे घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं हमारे घर के अंदर कोई चुड़ैल तो नहीं घुस आई? अब हमें कौन बचाएगा? अरे अरे, तुम डरते क्यों हो? ये तो हमारी नहीं, बहुओं की पायल की आवाज है। तुम्हें तो पता ही है वो गांव से आई हैं।
एक तरफ पायल परेशान हो रही थी कि दूसरी तरफ मनिका नींद से उठकर पायल की आवाज के पीछे जाती जाती राधिका, अरोमा और मनीषा के पास पहुंच जाती है। अरे तुम गवारों का कुछ नहीं हो सकता। क्या ये तुमने पैरों में क्या पहना है? अभी के अभी उतारो। ना बाबा ना, ये हम ना उतारेंगे। ये तो हमारे सुहाग के 16 श्रृंगार में आता है और एक सुहागन के पैर नंगे कैसे रह सकते हैं? तुम गवारों को तो देख लूंगी मैं। मनिका घर के सभी नौकरों की छुट्टी कर देती है, जिसके बाद वो अपनी तीनों देवरानियों से कहती है, देखो घर पर आज कोई भी नौकर नहीं है, इनफैक्ट आगे भी कोई नौकर नहीं होगा, इसलिए आज से तुम ही घर की सारी साफ सफाई करोगी। ये सुनते ही राधिका और रोमा और मनीषा तीनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सुबह से अपने लिए कोई काम ढूंढ रहे थे लेकिन हमें कोई काम ही नहीं मिला था। चलो इसी बहाने हम घर की साफ सफाई तो कर सकेंगे। और फिर क्या था, तीनों गांव की बहू अपने तौर तरीके से घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते पूरा घर तहस नहस हो जाता है। पारुल और मनिका जब घर की हालत देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? अरे कोई सोफे के ऊपर पानी डालकर धोता है क्या? क्या तुमने पूरे घर के अंदर पानी पानी क्यों कर रखा है? वो क्या है ना, जब तक पानी से अच्छे से साफ सफाई धुलाई सुनाई ना कर लो तब तक मजा नहीं आता। अभी देखना, कुछ ही देर में पूरा घर चकाचौंध चमकने लगेगा। राधिका, रोमा, मनीषा की बातें सुनते ही पारुल और मनिका का सिर चकराने लगता है, जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो फौरन भागते हुए दुर्गेश्वरी के पास जाती हैं। अरे माँ जी, मैंने तुम्हें बताया था ना, गवार बहुओं को इतने बड़े बंगले में मत लेकर आओ। देखो उन तीनों ने क्या कांड किया है। वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। उन तीनों को इस घर से निकाल दो। मेरी प्यारी बहुओं, क्या तुम्हें याद है जब तुम दोनों इस घर में आई थी तो तुम्हें काम करने का जरा भी सलीका नहीं था? मॉडर्न तो थी लेकिन घर की जिम्मेदारियों को भी सही से समझ नहीं पा रही थी। लेकिन वक्त रहते मैंने तुम्हें सब कुछ समझाया और सिखाया। आज तुम्हारी बारी है। तुम अपने साथ अत्याचार कर रही हो। तुम्हें अपनी 3 देवरानियों को मॉडर्न घर में कैसे रहना ये सिखाना होगा। पारुल और मोनिका को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ राधिका, रोमा और मनीषा तीनों को शहर के तौर तरीके सिखाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में वो तीनों अच्छे से सभी को संभालना सीख जाती हैं और अपनी दोनों मॉडर्न जेठानी के साथ अच्छे से रहना शुरू कर देती हैं। गोमती अपने पति राधेश्याम के शव पर सिर रखे फूट फूट कर रो रही थी। अपनी माँ को यूं रोता देख उसकी तीनों बेटियां भी बस रोए ही जा रही थीं। पिता के यूं अचानक छोड़ जाने के गम ने उनके नन्हे से दिल पर बड़ी बिजली गिरा दी थी। गुनगुन के बापू, उठो ना, तुम हमें बीच मझधार में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। अरे राधेश्याम अब ना आएगा गोमती, वो चला गया। संभाल खुद को और अपनी बच्चियों के बारे में सोच। इसके बाद गोमती राधेश्याम का अंतिम संस्कार करके अपनी बेटियों के साथ घर चली जाती है। जैसे तैसे रात ढल जाती है। सुबह होने पर छवि खाने की खोज में बर्तन टटोलने लगती है, जिसके खटपट की आवाज से गोमती की आंख खुल जाती है। छवि बेटी, क्या हुआ? माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। ठीक है बिटिया, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। फिर गोमती खाना बनाने बैठ जाती है, जहाँ राशन के डिब्बों पर गौर करके उसने सब कुछ खाली पाया। हे भगवान, घर में तो बनाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? छवि बेटी, मैं अभी आती हूँ। अपनी बेटियों का पेट भरने के लिए गोमती पास के अपनी पड़ोसन के घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो विमला बहन। अरे गोमती, तू यहाँ? विमला बहन, थोड़ा राशन दे दो ताकि मैं अपनी भूखी बच्चियों को खाना बनाकर खिला सकूं। उस गरीब माँ की इस गुजारिश पर विमला गुस्से से उसे खूब बुरा भला सुनाती है। आहा, मेरे घर में क्या राशन कोटा खुला है जो चली आई मुंह उठाकर मुफ्त का राशन मांगने? विमला, तुझे एक दाना नहीं देने वाली, चल जा यहाँ से। इतना कहकर पत्थर दिल विमला उस मजबूर माँ के मुंह पर दरवाजा मार देती है और वो गरीब माँ वहीं बैठकर गिड़गिड़ाती रह जाती है। थक हार कर गोमती घर लौट आती है, जहाँ उसकी तीनों बेटियां गुनगुन, अनु और छवि उसे भूख भरी नजरों से देख रही थी। मैं, अनु और छवि भूख से रोई जा रही है, आप उनके लिए खाने को कुछ बना दो ना। क्या बनाऊं? घर में दाने दाने पर आफत छाया हुआ है। गुनगुन, तू अपनी बहनों का ख्याल रखना, मैं खाना लेने जा रही हूँ।
ये बोलकर गोमती काम की तलाश में निकल जाती है। क्योंकि उसने दुनियादारी देखी थी, इसलिए उसे पता था कि बगैर मेहनत किए खाने का एक दाना भी हाथ नहीं आने वाला। कुछ दूर चलने के बाद उस गरीब के कदम एक बड़े कारखाने मिल के बाहर रुक जाते हैं, जहां बैठा खड़ूस गार्ड बोला, अरे औरत, यहाँ क्यों खड़ी है? काम के लिए आई हूँ साहब, मुझ गरीब को कुछ काम दे दो। मेरी 3 बेटियां हैं जो घर पर भूख से दाने दाने के लिए ललक रही हैं। गार्ड झट से अपनी कुर्सी से उठकर उसे बुरी नीयत से देखकर कहने लगता है, अरे कहो तो उन्हें 5 स्टार से खाना खिलवा दूं। उसके लिए इन मक्खन जैसी हथेलियों को कारखाने में घिसने की क्या जरूरत है? कहो तो मैं उठा लूं तुम्हारे खर्चे, बस बदले में मुझे खुश कर दो। ये सुनकर गोमती गुस्से से भरकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। नीच कमीने, दूर हट मुझसे। ये माँ मजबूर है, लाचार नहीं, जो अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए किसी भी हद पार उतर जाऊं। ये कहकर गोमती आगे बढ़ जाती है। कई जगह जाने के बाद भी कहीं पर भी काम की बात नहीं बन पाती। इस बीच सुबह से शाम ढल जाती है। गोमती टूटे मन से घर आने लगती है। वहीं उसकी तीनों बेटियां घर की चौखट पर भूखी प्यासी बैठी हुई अपनी माँ का इंतजार कर रही थीं। दीदी, माँ कब आएंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर और अनु, माँ आती ही होगी। गुनगुन अभी अनु को समझा ही रही थी कि अचानक से छवि भागकर चबूतरे पर डली रूखी सूखी रोटी उठाकर काट काट कर खाने लगती है। छवि, ये रोटी मत खाओ, ये शुरू की झूठी रोटी है, इसे फेंक दो। नहीं, मुझे भूख लगी है। छवि, थोड़ी सी रोटी मुझे भी तोड़ कर दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। छवि रोटी का आधा हिस्सा अनु को दे देती है। दोनों बहनें आधी आधी रोटी बांट कर खाने लगी। असल में कुछ देर पहले वो रोटी एक कुत्ते के मुंह का कौर थी, जिसने रोटी से उठ रही बदबू को भाप कर उसे जमीन पर छोड़ दिया, जो भूख में उन बच्चियों का भोजन बन गया। देर रात ढले गोमती घर आई। गोमती रात भर अपनी बेटियों का मुंह देखती रही। उसकी आंखों में न तो नींद थी न दिल में चैन। होता भी कैसे, आखिर वो माँ जो थी। अगले दिन फिर वो काम की तलाश में निकल गई। हे भगवान, मेरी मदद करना, आज किसी भी हालत में मैं खाली हाथ घर नहीं लौट सकती। थोड़ी दूर आगे आकर गोमती की नजर एक पंजाबी ढाबे पर पड़ी। इस ढाबे पर जाकर काम देखती हूँ, शायद बात बन जाए। नमस्ते साहब, मुझ गरीब को कोई काम दे दीजिए। चाहे तो मैं ये सारे बर्तनों का ढेर धो दूंगी, ढाबा भी साफ कर दूंगी। गोमती को इस कदर मिन्नत करता देख ढाबे का मालिक सतवीर सिंह, जो कि एक सीधे मन का इंसान था, उसने कहा, ओ बहन मेरी, ठीक है, तुम ये काम कर सकती हो। ये सुनकर उस माँ की हारी हुई हिम्मत फिर लौट आई। ढाबे पर उसे बर्तन धोने और खाना परोसने का काम मिल गया। ढाबा बंद होने के बाद जब गोमती बर्तन धोने बैठी तो उसकी नजर परात पतीले के अंदर गड़ गई। भगवान तेरा शुक्र है, इसमें तो मेरी बेटियों के खाने बराबर खाना है। जब तक महीना पूरा नहीं हो जाता, मैं अपनी बेटियों के लिए ये बचा कुचा खाना ले जाया करूंगी। गोमती ने बर्तन में छूटे छोले चावल को एक बर्तन में बांध लिया और झटपट से बर्तन धोकर घर चली आई, और वो खुरचन उसकी भूखी बेटियों के लिए खाना बन गया। अरे वाह माँ, कई दिनों भूखे रहने के बाद खाने को कितना स्वादिष्ट खाना मिला है आज। हाँ माँ, ये छोले चावल बहुत स्वादिष्ट है, मगर मुझे थोड़ा और चाहिए। हाँ, मेरा भी पेट नहीं भरा। अपनी बेटियों की भूख के आगे खाना खत्म होता देख उस दुखियारी माँ की आंखें भर आईं, मगर उन मासूम बच्चियों को कहाँ पता था कि उनकी माँ वो खाना किन हालातों में लेकर आई है। दिन बीतते गए। गोमती हर दिन खुद भूखी प्यासी रहकर अपनी भूखी बेटियों का पेट भरती रही। एक दिन जब वो ढाबे के झूठे बर्तन धो रही होती है तो सतवीर के सामने उस माँ की मजबूरी आ जाती है। अरे गोमती बहना, ओ जी, ऐसी भी कौन सी नौबत है जो ये खाना घर ले जाना पड़ता है? ढाबे के मालिक के इस सवाल पर उस गरीब लाचार माँ की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, जिसके बाद वो पूरा वाकया बताती है। भूख सब कुछ करा देती है मालिक। भरी जवानी में पति का साथ छूट गया। अपनी बेटियों का पेट भरने के लिए दाने दाने के पीछे दर दर की ठोकर खाई है मैंने, और गरीबी और भुखमरी मुझे आखिर में यहाँ खींच लाई। बस मैं नहीं चाहती कि मेरी मासूम बच्चियां भूख की भट्टी में झुलसे, इसीलिए ये खाना ले जाती हूँ। उस गरीब माँ की 3 बेटियों की भूख के पीछे छिपा दुख दर्द देखकर ढाबे के मालिक का दिल पसीज पड़ता है और वो कहता है, अरे गोमती बहना, आज तो बाद आपको इस तरह खाना ले जाने की जरूरत नहीं है। ये ढाबा तुम्हारा अपना है।
गुरत्वानु मेरी सौ लगे, आज के बाद तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए खुलकर खाना ले जाना, क्योंकि तुम्हारी खुददारी के आगे ये सब फीका है। शुक्रिया मालिक। काश ये आप जैसे लोग इस दुनिया में और होते तो किसी गरीब को भूखा न सोना पड़ता। उस दिन के बाद से गरीब गोमती की भूखी बेटियों को न तो सड़क का फेंका खाना खाना पड़ा और न ही आधा पेट खाकर सोना पड़ा। अब गोमती को भी अपनी बेटियों के पेट के पीछे अपनी भूख नहीं मारनी पड़ती। वो खुद भी खाती और वो हर दिन ढाबे पर मेहनत करती, और जब रात को खूब सारा खाना लेकर घर आती तो उसकी बेटियों की खुशी का ठिकाना न रहता। सच ही तो है, भूख के लिए एक गरीब क्या कुछ नहीं कर गुजरता, मगर ये दुनिया सतवीर जैसे लोगों से भरी हुई भी तो नहीं, जिस कारण हर दिन न जाने कितने गरीब भूख से दम तोड़ देते हैं।